आपके हमारे पिताजी संस्कार सिखाते हैं और इनके पिताजी इनको भ्रष्टाचार सिखाते हैं। अभी आपको पता होगा कि अभी 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के घर से 30 करोड़ रुपए कैश मिला। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल देखिए कि वहां के टीचर्स को इंडिपेंडेंस डे लिखना नहीं आता है। पहली बार पता चला 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री चोरी था। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। मैं मौजूद हूं आज दिल्ली के कैनॉट प्लेस में और आपको बता दूं, जैसे जैसे लोकतंत्र का चुनाव करीब आ रहा है तो दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई के शिकंजे तेज होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पे भी ईडी की शिकंजा तेज हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के चाल पे चल रही है, लेकिन आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या सच में ईडी और सीबीआई सरकार की हो चुकी है, बीजेपी की हो चुकी है, ना कि सरकारी है। आइए हम जानते हैं सीधे जनता से। अच्छा, अभी जो हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ईडी सरकारी बीजेपी की हो चुकी है। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री सरकार में बैठ सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर छापे मार करके अपने अपने हिस्से का कार्य करती है, वहां पे बैठे हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसे ही उठ करके नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनना, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कार्यकारी अध्यक्ष बनना बराबर नहीं है। एक कार्यकर्ता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में काम तो नहीं करेगा, सिंपल लॉजिक है। तो उसी हिसाब से ईडी के सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने उसके लिए एक स्पेशल एग्जाम पास किया होगा, तब जाकर के वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जाकर के वो भर्ती हुए हैं और उसके बाद जाकर के वो इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि हेमंत सोरेन के पिताजी भी 28 दिन तक मुख्यमंत्री होने के बावजूद गायब रहे थे। और उस जब वो गायब थे ना, आपको पता है वो कैसे गायब हुए थे? संसद से निकल के एक ऑटो रिक्शा में बैठ करके, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे झारखंड के, संसद से निकल करके एक ऑटो में बैठ करके 28 दिन तक वो आदमी गायब रहा था और उसके पीछे भी एक ऑर्गेनाइजेशन पड़ी थी, उसका भी नाम ईडी ही था। तो इनकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी की राजनीति यही कहती है। हेमंत सोरेन भी 10 दिन से गायब थे, उनको ईडी और तो बता रहा हूं ना, अपने पिताजी से वो सीखते चले आ रहे हैं। आपके हमारे पिताजी संस्कार सिखाते हैं और इनके पिताजी इनको भ्रष्टाचार सिखाते हैं। लेकिन बीजेपी का समय भी तो थोड़ा सा है। अभी नीतीश बाबू जैसे पलटे हैं, उधर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पे भी कार्रवाई शुरू हो गई है। उन पे कार्रवाई अब शुरू नहीं हुई है। जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री थे, उस समय पे भी इनके ऊपर वही कार्रवाई हो रही थी। लालू यादव को उसी तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में उठ के जाना पड़ता था, व्हील चेयर पे बैठ करके, और जवाब देना होता था। अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि अधिक चारा खाया है। उसके बाद इन्होंने, आप एक बात बताइए, नौकरी देने के लिए इन्होंने जमीनें खाई हैं, बताइए। चारा खाना, जमीन खाना, इनके जो आपस में रिश्तेदार लगते हैं ये लोग, वो टोटी खा रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा ये जो गैंग है ना, कैसे इंडी अलायंस तैयार हुआ था, ठीक है। इंडी अलायंस किसके छाते तले तले तय हुआ? नीतीश कुमार के। उसके बाद देखिए कि आप इन सभी नेताओं में से मुझे एक का भी नाम गिनवाइए जिसके ऊपर ईमानदारी का आरोप लगाओ। ईमानदारी का आरोप किसी के ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन आप भी ऐसे नेताओं का नाम जानते हैं जिन पे भ्रष्टाचारी का आरोप लगा हो, बीजेपी में जाने के बाद सारा आरोप खत्म हो गया? हेमंत बिस्व शर्मा, मैं तो क्लियरली बोलता हूँ। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? वो तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बताएगी ना, उसके अधिकारी बताएंगे। और ईडी अगर कार्रवाई कर रही है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि भाई साहब ईडी कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस तो बड़ी शुद्ध पार्टी है, हमारे नेताओं में कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हमें परेशान करते हैं। तो फिर अभी जो एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए मिले थे, वो किस बेस पे मिले थे? 350 करोड़ कैश मिलना कोई छोटी बात है? लेकिन अभी हेमंत सोरेन ने भी ईडी पे, एक सेकंड सुन लो। पहले सुनिए। अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इस देश में 2 लाख रुपए से अधिक कैश रखना गुनाह है। और उस नेता के घर से 350 करोड़ मिल जाते हैं, उसके बाद वो कहता है कि मैं 350 करोड़ रुपए जो है, मैं उसका एक एक रुपए का हिसाब दे दूंगा। अरे तो तू तो ऑलरेडी जुर्म करके बैठा हुआ है, 350 करोड़ कैश रख करके। कैश रखना जुर्म है ना, तो इस हिसाब से इसके ऊपर तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए, आप एक एक करके कोई भी नाम गिनवाइए। ममता बनर्जी, उनके घर पे ईडी पहुंचती रहती है। लालू यादव, उनके घर पे ईडी पहुंचते रहते हैं। तेजस्वी यादव, उनके घर पे ईडी। यही तो सवाल है, सारे विपक्ष के हैं, ईडी क्यों पहुंच रही है? बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। बीजेपी में जो भ्रष्टाचारी है, अभी आपको पता होगा कि अभी 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के घर से 30 करोड़ रुपए कैश मिला, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, 30 करोड़ रुपीस, ठीक है। लेकिन अभी हेमंत सोरेन ने भी ईडी के देखिए, मैंने अफसरों आपको पे, बता दिया, तो आप पूरी बात नहीं सुनेंगी। मैंने आपको गिनवा दिया कि बीजेपी के लोगों पे भी कार्रवाई हो रही है। जो चोर होगा ईडी उसको ढूंढेगी, सीबीआई उसको ढूंढेगी। लेकिन अगर जो चोर नहीं होगा तो अब उसके बिना मतलब में थोड़ी उसके घर घुस जाएंगे।
योगी आदित्यनाथ के घर थोड़ी घुस जाएंगे। अच्छा, बीजेपी उसने में ना चोरी टोटी कम है। उसने ना टोटी चुराई, इसलिए उसको टोटी चोर नहीं कहते हैं। उसने ना चारा खाया, इसलिए उसको चारा चोर नहीं कहते हैं। उसने कोई स्कैंडल नहीं किया, तो इसलिए उसको स्कैंडलबाज नहीं कहते हैं। अंतर है, ये बहुत स्पष्ट अंतर है। अच्छा, मतलब सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में, अभी थोड़ा बीजेपी में एक दो है गिने गिनवा चुने। दूं मैं? गिनवाऊं? बोलिए, भ्रष्टाचारियों की पूरी लिस्ट गिनवा दूं? इंडिया अलायंस है 28 दल, सबसे पहले आते हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के घर पे ईडी सीबीआई का रेड। बंगाल के हाल देखिए, वहां की शिक्षा व्यवस्था देखिए, कोई भी चीज में आप बंगाल का हाल देखिए, सबसे बर्बाद। बिहार आ जाते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी दोष दूंगा। सरकार में आप भी थे, आपने भी बर्बाद किया है। ठीक है, क्या भाई साहब? देखिए भाई साहब, 5 लाख नौकरियों में खुश हैं। भाई साहब 5 लाख नौकरियों में खुश है, लेकिन बिहार की जनसंख्या, सुन लीजिए, बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। बिहार में 30,000 स्कूलों के पास, भाई साहब बोलने दीजिएगा, अब सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, सुनिए। बिहार में 13 करोड़ की जनसंख्या, 5 लाख नौकरियों में खुश। बिहार में 30,000 स्कूलों के पास अपनी जमीनें नहीं है, किसी का मुंह नहीं खुलेगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल देखिए कि वहां के टीचर्स को इंडिपेंडेंस डे लिखना नहीं आता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल देखिए कि वहां के बच्चे आज भी वहां पे ईंट की भट्टी पे जाकर मजदूरी कर रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल देखिए कि वहां के बच्चे एक वक्त का खाना के लिए स्कूल जाते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं। उसके बाद मैं लाइन वाइज और किसी मुद्दे पे आ जाता हूँ। अच्छा, अगर इंडियन लाइंस की आप बात कर रहे हैं, अब आपको उसमें कितनी मजबूती दिख रही है? क्योंकि उसके आर्किटेक्ट जो थे हमारे नीतीश बाबू, वही हिल गए। तो अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इंडिया अलायंस जो है वो सबसे मजबूत पार्टी है। मैं राहुल गांधी के साथ संवेदना प्रकट करता हूं, और इस देश की 151 करोड़ की जनसंख्या राहुल गांधी को संवेदना प्रकट करती है। वो आदमी बेचारा सोचिए कितनी मेहनत कर रहा है। उसने सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, ठीक है, पूरा भारत जोड़ा। वो अलग बात है कि उनके जो चचा नेहरू साहब थे, उन्होंने अक्साई चीन चाइना को दे दिया, वो नहीं जोड़ पाए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, वो नहीं जोड़ पाए। बांग्लादेश, उनकी दादी जी ने बांग्लादेश राज्य बना दिया, वो नहीं जोड़ पाए। वो अलग डिफरेंट थिंग, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप और किसी मुद्दे पे आइए। देखिए, राहुल गांधी साहब अभी न्याय यात्रा करने निकले हैं। वो जैसे ही बंगाल में एंटर करते हैं अपनी न्याय यात्रा को, क्या पता चलता है कि भाई साहब ममता बनर्जी उनके साथ नहीं जाएंगी। न्याय यात्रा में ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ खड़ी तक नहीं हुई। बिहार आते हैं तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं अभी ईडी को जवाब देने में व्यस्त हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। झारखंड जाते हैं, वहां हेमंत सोरेन कहता है कि भाई साहब मैं तो रात को ही अरेस्ट हो गया, अब मैं कैसे आपके साथ मिलने आ पाऊंगा। पूरा का पूरा घटक दल देखिए, सबके सब बर्बाद है, उसके बाद भी कह रहे हैं हम देश को आबाद करेंगे। सुनिए सुनिए, एक पार्टी कभी भी चुनाव कब जीतती है आपको पता है? जब उसके पास उसका मैनिफेस्टो तैयार हो कि भाई साहब हम ये करके दिखाएंगे, ऐसा 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 करके देश में दिखाएंगे, और उसी वजह से जनता कहती है कि शायद ये कर देगा, ये इसको जिताना चाहिए। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? नरेंद्र मोदी को हराने से क्या मेरे घर के छोटे भाई बहन जो है उनका एजुकेशन बढ़ेगा? नरेंद्र मोदी को हराने से क्या इस देश की इकोनॉमी डेवलप करेगी? नरेंद्र मोदी को हराने से क्या इस देश में तरक्की होगी? नरेंद्र मोदी को हराने से क्या इस देश में एनएचएआई अच्छे से काम करेगा? नरेंद्र मोदी को हराने से क्या इस देश में और भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेंगे? कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी को हराने से बेरोजगारी, महंगाई दूर होगा। अच्छा, कितना दूर हो गया? चेहरे की चमक तो बहुत ज्यादा है राहुल गांधी की, ठीक है, ट्रिम करवा के जब से दाढ़ी बाल आए हैं, चेहरे की चमक बढ़ी है, लेकिन पार्टी की चमक नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वहां पे अखिलेश यादव इसलिए नाराज है कि भाई ये सीट शेयरिंग पे बात नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में मैं किस जगह से लड़ूंगा, इसके सांसद कहां से लड़ेंगे, उसकी बात नहीं करता है। आप इस एक ऐसे नेता से एक्सपेक्टेशन रख के बैठी हुई है जो अपने बाप दादा की दी हुई सीट हार गया। अमेठी अमेठी सीट जो थी, उसके बाप दादाओं ने जीत जीत करके उसके हाथ में रखी हुई थी, और अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब मैं भारत जीत के दिखा दूंगा। कोशिश तो कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कहाँ चूक रहे हैं? बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी, वी आर विद यू। कोशिश करो, रोज सुबह को आपको एक गिलास दूध पीना है, और फिर भारत जोड़ने निकलना है, फिर न्याय यात्रा करने निकलना है, और फिर रोज शाम को एक गिलास दूध पी के सो जाना है। यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। आपकी बयानबाजी में कुछ नहीं रखा है। यू डोंट हैव अ विजन टू मेक दिस इंडिया ग्रेट। आपके पास ऐसा कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई सोच नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि मैं भारत बढ़ा दूंगा। मैं तेरे से अगर भारत बढ़ रहा था तो फिर 70 साल तो नहीं, 56 साल के आसपास तो तुम्हारे पास गवर्नमेंट थी ना। पीवी नरसिम्हा राव जैसे बन के दिखाओ जो जनता तुम्हें चुने, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वाज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमिस्ट इतने अच्छे थे, 1991 एलपीजी ला करके पूरे देश को पलट दिया। ऐसा कुछ करके दिखाओ। तुम कह रहे हो कि मैं मोदी को हरा दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। अबे कोई सेंस नहीं है तुम्हारी बात की भाई, कुछ सीखो। वही वाली बात है। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल पे भी आज 5वां सम्मन उन पे भी आज आया है, उनके पास भी का। क्या मतलब आप सोच रही है कि
एक शिक्षा मंत्री शराब मंत्री है, ठीक है, 100 से शिक्षा 100 से शराब। एक व्यक्ति कह रहा है कि ये देखो मैं आपको किताब दे रहा हूं, इससे पढ़ लो, और अगले ही पल कह रहा है कि एक शॉट मार के देखियो। एक ऐसे राज्य में हम लोग रह रहे हैं जहां पे शिक्षा मंत्री शराब मंत्री हुआ करता था। लीकर स्कैम, इतना बड़ा स्कैम किया गया, और इसलिए इनके घर पे ईडी पहुंचती है तो ये कहते हैं हम नरेंद्र मोदी से डरने वाले नहीं है। अब डर रहे हो तो तभी तो तुम लोग चुप रहे हो। 24-24 घंटे तक इस देश में मुख्यमंत्री गायब रह जाता है। हमने सुना था पुल चोरी होता है, हमने सुना था रेलवे की पटरियां चोरी हो जाती है बिहार में, हमने झारखंड में सुना था कि पौंड चोरी चोरी हो जाता है। पहली बार पता चला 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री ही चोरी था, गायब था, दिख ही नहीं रहा था, मोमबत्ती लेके ढूंढ रहे पुलिस वाले। आप सोचिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर पुलिस वाले खड़े हुए कि सीएम साहब कब आएंगे। 24 घंटे से घर पे फोन मिला रहे हैं, भाई साहब कहाँ हैं? पता नहीं, हमें तो नहीं पता है, निकले तो थे, दिखे नहीं। और पता हो आदमी कैसे गायब हुआ है? उसको आखिरी बार जहां देखा गया था, बाइक पर बैठ करके एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा था। नहीं, वो तो अपने कुछ पर्सनल काम के लिए भी कहीं जा सकते हैं, या अपने पर्सनल काम तभी याद आता है जब ईडी का लेटर घर पे चिपकता है। उससे पहले कोई पर्सनल काम उसके याद नहीं पहले आता। ईडी के साथ तो बैठे थे ना, एक हाँ। बार पूछताछ में उससे पहले बैठे भी थे। एक बार की पूछताछ से हकीकत पता नहीं चलती है। कल रात को ही अरेस्ट हुए हैं ना, आपको भी शुभकामनाएं, हमें भी शुभकामनाएं कि इस देश में नेता अरेस्ट होने शुरू हो गए हैं, जो कि जरूरी था। नेताओं के अंदर एक गुरूर हुआ करता था कि अगर हम लाल बत्ती में बैठे हुए हैं तो कोई पुलिस वाला हमें हाथ नहीं लगा सकता है, और आज उनके घर के बाहर पुलिस वाले खड़े हो होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम भ्रष्टाचारी हो, अगर तुम दुराचारी हो, तो तुम्हें घर से निकाल करके घसीट के हम तुम्हारी कुर्सी छीन करके दिखाएंगे और हवालात में डाल के दिखाएंगे, जो करना हो कर लेना। दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस इन नाउ इंडिया, पास्ट इंडिया। तो मतलब अभी जो चल रहा है काफी सही चल रहा है, विपक्ष पे ऐसे ही एक एक मंत्री को जेल में, सीएम मैं को केवल डायरेक्ट। विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर चोर हैं तो उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से अपील है ये, अगर आप भी चोर हैं तो आपको भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन कब तक नहीं है आप चोर? जब तक आप इस देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? ऐसा तो है नहीं। आप मुझे 5 नेताओं के नाम गिनवाइए जो बहुत शुद्ध विचारधारा के हो। भारत ने अपने इतिहास में ऐसे नेता ही नहीं देखे। वो कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते थे जननायक, जो मुख्यमंत्री होते हुए में भी फटा कुर्ता पहन करके घूमता था। ही वॉज दी ओनली चीफ मिनिस्टर जिसका कुर्ता फटा हुआ करता था एज अ चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा करके उनको उनको कुर्ता दिया करते थे। वो जननायक था, उस समय की राजनीति थी। अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी में तकलीफ थी तो वो अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो उस समय राजीव गांधी ने उनको पैसा दिया था कि जाइए आप इलाज करवाइए। वो उस समय की राजनीति थी। लेकिन अब की राजनीति देखिए, चोर चोर मौसेरा भाई, इंडी अलायंस खड़ा, चिंदी अलायंस खड़ा। अच्छा, आज हमारा बजट भी आया, अगर हम आपसे बजट पे बात करें तो लोगों की एक आस थी कि इनकम टैक्स पे कुछ बात होगा, हाँ। सिलेंडर के दाम कुछ कम होंगे, कम से कम महंगाई कुछ तो महंगाई कम है, होगी, लेकिन इन महंगाई पे है। बात ही नहीं मैं हुआ। एक्सेप्ट कर रहा हूं, महंगाई है। आज के बजट को आप कैसे देख रहे हैं? मैं आज के बजट को देख रहा हूं कि डेवलपमेंट के लिए बजट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस देश में महंगाई है, वो चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और मेरे हिसाब से महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से आय भी बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार को महंगाई के ऊपर काम करना चाहिए।